नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स में स्वागत है। मित्रों, आज से हम लोग एक नया पहल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको एक कहानियाँ सुनाऊंगा और आपको कहानी सुनेंगे। ये मेरी जीवनी की ही कहानी है, जो मेरे साथ बीता है, जो जैसा कॉलेज लाइफ था वैसा। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? तो मैं जब रेजोनेंस कोचिंग में था, तो वहाँ पे हमारे जो आईटी बॉम्बे दिल्ली के टीचर आते थे, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते थे वहाँ पे। और उनसे ही इंस्पिरेशन था। उनकी कॉलेज लाइफ की जो स्टोरी सुनते थे तो लगता था, अरे यार ये मैंने आई टी इज़ लाइक या है कोई जगह, ठीक है, मौज मस्ती करने का। क्योंकि ऐसा बोलते मेरे भैया भी सूरत एनआईटी से पास आउट हैं, तो उन्होंने बताया था कि कॉलेज लाइफ इज़ गोल्डन लाइफ। तो वो गोल्डन लाइफ क्या था उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको हर लेक्चर में बताता चलूँगा। 35-40 मिनट हम लोग हैवी सेशन लेंगे पढ़ाई का, और उसके बाद 3-4-5 मिनट तक का कोई एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा बताते चलूँगा। ठीक है, और मैं कुछ सोच के नहीं आया हूँ, बस रैंडमली मैं आपको बताऊँगा जो मेरे दिमाग में आएगा। ठीक, चलिए आ जाइए। हम लोग कहाँ पर थे? सेकंड लॉ हम लोग शुरू कर चुके थे। सेकंड लॉ में हमने उसका डेफिनेशन देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, वो कैसे रिलेशन था वो हमने मैथमेटिकली भी देख लिया था। ठीक है, m1v1 माइनस m2v2, m1 इक्वल टू m2 हो गया था, तो mv1 माइनस v2 हो जाता था। m कॉमन में अपॉन t होता था तो वो ma मिल जाता था। तो पहले फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है अपने को? फर्स्ट लॉ से हमको पता चलता है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके सेकेंड लॉ में क्या मिलता है? P इक्वल्स टू एम वी का एक हमको ये मोमेंटम की बात की जाती है। पहले में फोर्स की बात की जाती है, दूसरे मोमेंटम की हम बात करते हैं ना। अब मैं ना आपको पहले ये बताता हूँ मोमेंटम में मोमेंटम होता क्या चीज़ है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मोमेंटम ऐसे मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन जब तक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल ना बताऊँ ना, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मोमेंटम होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग पहले मोमेंटम समझते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि भाई मैथ्स में क्या है, फिजिक्स में क्या है, लेकिन डेली लाइफ में जो फिजिक्स क्या है, डेली लाइफ की चीज़ है, राइट। तो डेली लाइफ में कैसे आप मोमेंटम को समझेंगे, उस चीज़ को बताने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, ये भी मेरे ही लाइफ से है। ठीक है, तो मार्शल एक गाड़ी होता है, बोलेरो जैसा आपने देखा होगा ना, बोलेरो। तो आप लोगों ने मार्शल गाड़ी भी देखा होगा। मार्शल अब नहीं आता है, महिंद्रा का गाड़ी है मार्शल। वो मैं चलाता हूँ, मतलब चलाता था, अब तो वो उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है, बस वो कबाड़ में जाने के लिए बैठा हुआ है किसी दिन। ठीक है, तो मार्शल एक ऐसा गाड़ी होता था, जीप जैसा दिखने वाला एक गाड़ी होता था। ठीक है, और मैंने मतलब मोस्टली यही गाड़ी चलाई है, इसके अलावा दूसरी गाड़ी मैंने नहीं चलाया है। तो थोड़ा वो चलाया हो इधर उधर का कोई गाड़ी, लेकिन मोस्टली अगर गाड़ी मैंने चलाया तो यही गाड़ी चलाया। ठीक है, तो इससे आपको मैं इसके एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि मोमेंटम क्या चीज़ है। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक स्पीड ब्रेकर टाइप का कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ रोड आ रहा है, ये मान लेते हैं ये अपना रोड है। ठीक है, रोड पे एक थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये रोड मतलब पिच रोड नहीं है, मतलब ये मिट्टी का ही रोड मान लीजिए, ये मिट्टी का रोड है, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं जो बिहार है वहाँ पर मतलब मिट्टी का ही रोड होता था। अब तो क्या है कि अब बहुत पैसा आने लग गया है NHAI के पास, और स्टेट जो PWD सिस्टम होता है उसके पास बहुत पैसा आने लगा, अब हर जगह रोड बन गया है। बट मोटा मोटा आपको मिट्टी का रोड कहीं नहीं मिलेगा अब। पहले मिलता था, जब मैं गाड़ी चलाना शुरू किया था 2013 के अराउंड में, तो मिट्टी का रोड मिलता था उस टाइम पे। और यहाँ पर जब स्पीड ब्रेकर टाइप का कुछ आ जाता था, तो स्पीड ब्रेकर एक्चुअली नहीं है ये, मतलब मान लेते हैं जैसे ईंटा रखा हुआ है या फिर कुछ है ऐसा, मतलब समझ लीजिए कि कुछ थोड़ा उठा हुआ है, राइट। इधर क्या होता था, इस वाले पोर्शन चाहे मिट्टी हो जाता, मिट्टी था, जहाँ पर जब बारिश हो गई तो कीचड़ आ गया, राइट। या फिर अगर इसका था आपका सीमेंट का था, तो इस पर क्या आ गया, वो काई समझते हैं ना, वो ग्रीन ग्रीन जो होता है, कदरी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो काई आ जाता है यहाँ पे। तो होता क्या था कि मैं जब गाड़ी लेके आता था, ठीक है, मैं गाड़ी लेके, तो जनरल क्या होता है कि आप गाड़ी लेके आते हैं, स्पीड स्लो करते हैं, ये तो थोड़ा छोटा बन गया। ठीक है, गाड़ी लेके आते हैं, स्पीड स्लो करते हैं, और इसको इस पे जंप करा के पास कर जाते हैं। तो सूखा जब होता था तब कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन जब गीला होता था तब क्या होता था कि आपको ये पता होगा कि एक्सेलरेशन जो होता है ना किसी भी गाड़ी में, वो 4 व्हील में नहीं होता है, 2 व्हील में होता है। पीछे के 2 व्हील में होता है या फिर आगे के 2 व्हील में होता है। तो मार्शल में पीछे के 2 व्हील में था। ठीक है, पीछे का दोनों चक्का आप उठा दीजिए, आगे का चक्का ग्राउंडेड है, तो ये गाड़ी आगे नहीं मूव करेगा, क्योंकि वो हवा में ही चक्का रोटेट होने लग जाएगा। तो किसी किसी में आगे में भी ये एक्सेलरेशन सिस्टम रहता था। तो तो इसमें क्या था, सिर्फ पीछे के चक्के में एक्सेलरेशन था। तो होता क्या था कि एक मार्शल मतलब बोलेरो टाइप का गाड़ी है, तो हैवी गाड़ी होगा,
राइट। तो ये क्या करता था ना कि ये जब आगे वाला चक्का इसको क्रॉस कर रहा होता था तो ये इसको मैंने क्रॉस करवा देता था, तो ये क्रॉस करके यहाँ पहुँच जाता था। तो सिचुएशन कैसा बनता था, जो नया सिचुएशन है वो आपका सिचुएशन ऐसा बनता था। ठीक है, मार्शल का शेप नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है, मान लेते चक्का ऐसा। अब यहाँ पर क्या होता था ना कि अब यहाँ पर मैंने गाड़ी को धीरे कर दिया। पहला दो चक्का क्रॉस कर गया उस स्पीड ब्रेकर को, दूसरा चक्का आकर स्पीड ब्रेकर से जस्ट पहले फंसा हुआ है। ठीक है, तो पहला दो चक्का क्यों क्रॉस कर गया, क्योंकि उस समय पीछे वाला चक्का जो उसको एक्सेलरेशन दे रहा था वो पीछे था। ठीक है, तो वो उसको आगे धकेल के पहुंचा दिया। लेकिन जब ये गड्ढा जैसे इसको मिल जाता था ना, यहाँ पे एक गड्ढा जैसा मिल जाता था उसको, इस पॉइंट पे गड्ढा जैसा मिल जाता था। तो चूंकि गाड़ी स्लो था तो ये गाड़ी जो है जब मैं एक्सेलरेशन डालता था तो यहाँ पर ये गाड़ी का चक्का नचने लग जाता था। ये चक्का एकदम रोटेट होने लग गया, मतलब ये चक्का अब आगे बढ़ ही नहीं सकता है। चाहे घास मिल जाए या काई मिल जाए या कुछ भी मिल जाए या मिट्टी मिल जाए, वो चक्का घूमने लग जाता था, वो आगे भागता नहीं था गाड़ी। ठीक है, उससे प्रॉब्लम क्या आता था ना कि प्रॉब्लम तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि भाई ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी तो भाई मेरा काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, इसको फोर्स दीजिए। तो ठीक है, उस फोर्स पे आने से पहले एक और बात मैं यहाँ करता हूँ। अब जब ये गाड़ी रुक गई यहाँ पर मैंने इसको एक्सेलरेशन देना चालू कर दिया, तो ये कौन सा केस होने लग गया, ये आपका वो 100% प्लेन जो मैंने आपको बताया था ना, फ्रिक्शनलेस प्लेन जो होता था, उस टाइप का कुछ केस बनने लग जाता था। ठीक है, फ्रिक्शन होता था बट इतना नहीं हो पाता था कि ये चक्का को आगे मूव करने में हेल्प करे। तो यहाँ पर क्या होता था कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, तो मास तो सेम है, अब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ पाता था, क्योंकि जो फोर्स आपका इंटरनल फोर्स जो मार्शल का था वो इस चक्के से ज़मीन पर नहीं जा पाता था। ज़मीन पर जाएगा तब तो फ्रिक्शन एक्टिवेट होगा और फिर उसको ढकेल पाएगा। फ्रिक्शन तो यहाँ गोल हो गया था, वो चूँकि स्लिपरी हो गया था, तो यहाँ पर ये गाड़ी आगे नहीं मूव कर पाता था। यहाँ पर मैं कितना भी फोर्स डाल दूँ ये गाड़ी आगे नहीं डाल पाता था। अब ये ध्यान रखने की बात है कि ये इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ये। ठीक है, इंटरनल फोर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरनल फोर्स जो है सो चक्का से पहुंचता है आपका यहाँ पर ग्राउंड पे, ग्राउंड फ्रिक्शन एक्टिवेट होता है और फ्रिक्शन उस गाड़ी को आगे पुश करने में हेल्प करता है। अब ये जो है ग्राउंड पे पहुंच ही नहीं पा रहा था क्योंकि फ्रिक्शन जो है वहाँ काम ही नहीं कर रहा था। तो इंटरनल फोर्स जो है वो इसका मतलब गाड़ी को पार करवाने में असमर्थ था। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन था। पहला तो ये था कि मैं इस पर फोर्स लगवाऊँ किसी से। मैं बैठा रहता था अंदर और बोलता था भाई धक्का मारो। अब धक्का मारो, जैसे ही इसको क्रॉस कर गया फिर वो गाड़ी निकल जाता था। क्योंकि यहाँ पर इसको सॉलिड मिल जाता था, स्लिपरी मिल जाता था, तो ये रोटेट होने लग जाता था। तो आप लोगों ने भी कहीं देखा होगा कि भाई किसी दलदल में गाड़ी फंस गया और वो चक्का उसका नसता जा रहा है। तो चक्का नसता तो जा रहा है लेकिन जो फोर्स इंटरनल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। एंड अनलेस एंड अनटिल यू गेट द एक्सटर्नल फोर्स यू विल नॉट बी एबल टू मूव द व्हीकल, राइट। तो यहाँ पर मोमेंटम में चेंज ही नहीं आ रहा था। वेलोसिटी में चेंज आएगा तब तो मोमेंटम में चेंज आएगा, तो मोमेंटम में चेंज ही नहीं आ रहा था। ठीक, अब यहाँ पर दो बातें समझने की हैं कि गाड़ी का दो पार्ट है। एक गाड़ी है अपना हमारे पास, उसका दो पार्ट है। एक तो गाड़ी का पूरा बॉडी है, ठीक है, एक पूरा गाड़ी का बॉडी है ऊपर वाला, ठीक है, ये जो सेक्शन है वो, और दूसरा चक्का है। ठीक है, तो चक्का में तो मोमेंटम आ रहा है, चक्का तो स्पीड ले रहा है, लेकिन चक्का जो है वो गाड़ी को घुमा नहीं पा रहा है क्योंकि ज़मीन से उसको पिकअप नहीं मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर मोमेंटम जीरो हो जा रहा था, P इक्वल्स टू जीरो हो जा रहा था। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता था कि मैं मान लो मेरे पास आदमी नहीं है, ठीक है, मेरे पास आदमी नहीं है, तब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं ट्राई करता था कि ये गाड़ी को मैं पीछे मारूं। एंड एट टाइम्स, मतलब 90% ऑफ द टाइम्स ये गाड़ी पीछे जाने के लिए तैयार रहता था। आगे वो चढ़ नहीं पाता क्योंकि चढ़ाई है ना, तो चढ़ नहीं पाता था, रोटेट कर जाता था, लेकिन पीछे उसको स्मूथ मिल जाता था। वो बोल दो कीचड़ है बट जनरली निकल जाता था पीछे। 10% ऐसा केस था जहाँ पे पीछे भी वो नहीं जा पाता था, पीछे में भी वो घूमने लग जाता था। ठीक है, तो इधर इसको चढ़ाई नहीं मिला है, इधर इसको ये मिला है, तो ये चक्का उसका भारी होने के कारण ये इसको पीछे की ओर तो खींच लेता था, बैक गियर जो होता था। ठीक है, तो मैं बैक गियर होता था तो मैं इसको क्या करता था, इस गाड़ी को यहाँ पर लेकर जाता था। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसको एक्सेलरेट कर दिया। ठीक, तो यहाँ से जब गाड़ी को मैंने एक्सेलरेट कर दिया तो क्या होता था, जब ये गाड़ी वापस इस पॉइंट पे पहुँचेगा, इस वाले पॉइंट पे पहुँचता था चक्का लेके अपना, तो इस गाड़ी का चक्का को तो फिर वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था कि भाई वो चक्का रोटेट वाला
बट गाड़ी का जो ऊपर वाला पार्ट था उसमें मोमेंटम आ चुका था, P इक्वल्स टू mv जो हमने बोला, तो मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैंने इसको वेलोसिटी दिया हुआ है, कुछ मैं एक्सलेट करके ला रहा हूँ, मतलब कुछ वेलोसिटी तो दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये लेके आया तो यहाँ पर चक्का भले रुक गया हो, लेकिन गाड़ी के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके पास अपना मोमेंटम होता था, और वो इसको चक्का रुक भी गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी का ऊपर वाला इसको खींच के इधर लेके चला जाता था और मैं निकल जाता था यहाँ से, ठीक है। अब जितनी बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि कोई एक स्पीड ब्रेकर जैसा चीज़ है, वहाँ पर मैं स्लो गाड़ी को लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। आगे वाला चक्का निकल गया क्योंकि मेरे गाड़ी में पीछे वाले चक्का में एक्सेलरेशन था, ठीक है। जनरली दो ही चक्का में एक्सेलरेशन होता है, किसी किसी चक्का में किसी में 4 होता है। एक थार है जिसमें आप 4x4 लिखा हुआ देखे होंगे, तो उसमें चारों चक्का में एक्सेलरेशन होता है, वो कभी जल्दी फंसता नहीं है, ठीक है। अगर इसमें भी 4x4 होता तो आगे वाला चक्का पीछे वाले को खींच लेता, लेकिन ये तो था 2x4, 2 ही चक्के में एक्सेलरेशन था इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था कि जब मैं स्लोली लेके आ रहा हूँ तो आगे वाला चक्का तो क्रॉस कर जाता था, पीछे वाला चक्का वो रोटेट होने लग जाता था, उसको उतना फ्रिक्शन नहीं मिल पाता था कि उस चक्का को आगे धकेल पाए ज़मीन, ठीक। इतना क्लियर है। तो इस केस में क्या होता था कि मैं जब पीछे बैक गियर में डाल के पीछे लेता था गाड़ी को, तो फिर ये गाड़ी पीछे पहुंच जाता था। क्यों पीछे पहुंच जाता था? पीछे इसको चढ़ाई नहीं मिलता था और पीछे इसको गाड़ी का जो वेट था उसको पीछे ले जाने में हेल्प कर देता था मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम, ठीक है। ऐसा भी हुआ है कि 10% में मैं फंसा हूँ इसमें, तो उस केस में आपको आदमी चाहिए ही चाहिए। अगर चक्का आगे भी नहीं जा रहा, गाड़ी पीछे भी नहीं जा रहा है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप टायर के नीचे ईंटा लगाइए या कुछ रूखा लगाइए, कुछ बालू वालू डालिए कि वो पीछे चला जाए, क्योंकि आगे तो चढ़ना मुश्किल है ना, आप पीछे चले जाए। या फिर आदमी को लेकर आए, 2-4 आदमी आप पीछे के लिए गेयर लगाइए और 2-4 आदमी उसको पीछे धकेलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता था, उसको पीछे लेके आता था, पीछे लेकर के आया और मैंने उसमें फोर्स लगाया। फोर्स कौन सा लगाया? इंटरनल फोर्स जो था एक्सेलरेशन का, वो फ्रिक्शन से कन्वर्ट हो जाता था एक्सटर्नल फोर्स में और वो इसको मूव करता था, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अपन उस पर नहीं जाते हैं कि एक्चुअली उस चीज़ का वैल्यू क्या है, ठीक है। चूंकि अभी यहाँ पर फोर्स जो है इसको गाड़ी को मूव करने में सक्षम हो गया है, यानी कि P इक्वल्स टू mv भी ट्रू हो जाएगा, मास तो है ही उसका, वेलोसिटी भी कुछ जनरेट हो गया यहाँ पे आकर के, ठीक है। अब क्या हुआ कि अभी उसी मोमेंटम से मैं यहाँ लेकर के आया, ठीक है। तो भले ही इसका चक्का यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर, बीच वाले पॉइंट पर आकर के इसका चक्का जो है वो रुक जाए, बट गाड़ी का जो अपना मोमेंटम था, ठीक है, वो उसको घिसता हुआ लेकर चला जाता था। जैसे बस में नहीं, बस में जैसे अचानक से ब्रेक मार दिया तो आपका शरीर का जो मोमेंटम बना हुआ है ना, आप गाड़ी में बस में बैठे हुए हैं या कार में बैठे हुए हैं या बाइक पर बैठे हुए हैं, जैसे ही ब्रेक लगा तो आपका जो शरीर का मोमेंटम है, ठीक है, वो आपको आगे की तरफ धकेल देता है, ठीक है। इनर्शिया भी, मतलब इनर्शिया का भी अपना जगह रोल है, बट मैं मोमेंटम की नज़र से बता रहा हूँ अभी, इनर्शिया की नज़र से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो क्या करता था कि जो गाड़ी का जो बॉडी है उसके पास अब मोमेंटम एक जनरेट हो गया था, ठीक है। एक बार वो मोमेंटम जनरेट हो गया तो भले चक्का रुक गया, ठीक है, लेकिन गाड़ी तो आगे जाएगी ही। इट इज़ लाइक कि मान लीजिए ब्रेक का काम क्या है? चक्का को रोकना। 150 की स्पीड पे कोई गाड़ी चल रही है, राइट, और अचानक से ब्रेक लगाया तो चक्का तो तुरंत रुक जाएगा, ब्रेक मारा मतलब चक्का तुरंत रुकेगा, लेकिन गाड़ी का जो मोमेंटम होता है वो उसको कम से कम हो सकता है 50 मीटर 100 मीटर तक लेकर चला जाए, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक गाड़ी है, ठीक है, इधर की ओर जा रही थी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब इतना स्पीड पर गाड़ी चलता है, मतलब बढ़िया बढ़िया हाईवे पर चलता है इतना स्पीड पर गाड़ी। यूएस में तो बहुत कॉमन है, यूएस में तो 200 स्पीड तो नॉर्मल है, 200-220 किलोमीटर पर आवर नॉर्मल स्पीड है वहाँ का, ठीक है। तो हाँ, तो ये क्या हुआ कि इसको अचानक से एक आदमी दिख गया यहाँ पे, इसने क्या किया, ब्रेक मार दिया। तो ब्रेक मार दिया तो क्या हो गया, ब्रेक मारने से चक्का चलना बंद हो गया, बट गाड़ी का ऊपर वाला हिस्से जो है उसमें मोमेंटम जनरेटेड है, P इक्वल्स टू mv, ठीक है। मास कुछ होगा, वेलोसिटी इतना था, ठीक है। ऑल्दो आपने डीएक्सलेट कर दिया उसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन फोर्स इधर की ओर लगा दिया तो वो चक्का को तो रोक दिया, वो गाड़ी को भी आगे जाके कहीं रोकेगा क्योंकि चक्का आगे नहीं चल रहा है, बट स्टिल दैट उसका जो मोमेंटम जो था उसको घिसटाते हुए ये लेके यहाँ चला जाएगा। आपने मूवीज में देखा होगा ना कि चक्का रुक गया और गाड़ी घिसटाता हुआ चला गया। क्यों घिसटाता हुआ चला गया? क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम था एक। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कि जब मैंने पीछे से उसको एक्सेलरेशन दिया तो वो भले चक्का उसका रुक गया हो यहाँ पर या रोटेट हो गया हो और जितना वो मूव करा सकता है उतना नहीं मूव करा पाया हो, बट वो गाड़ी के अंदर जो बॉडी है उसका मोमेंटम था जो उसको उसके ऊपर खींच के लेके चला गया। तो ये मोमेंटम का एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जो ये मेरे एक जीवन का है और एक आप वो मतलब किसी मूवी के से आप समझ सकते हैं कि मोमेंटम का एक्चुअल अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब आ जाइए वो वेरिएशन वाले पार्ट पर। मोमेंटम आपको समझ में आ गया,
ठीक है, फोर्स और मोमेंटम को मैंने आपको रिलेट करके बता दिया है। ठीक है, अब मोमेंटम का वेरिएशन और स्टैटिक वाले पार्ट पर आ जाइए। स्टैटिक तो नहीं है, मतलब सेम रख करके दूसरे को वेरिएट करेंगे। चलिए, अब इसका पहले तो P इक्वल्स टू mv होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं ना, वेलोसिटी को कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी हम सेम रखेंगे, मास को छोटा बड़ा करेंगे। तो उसके यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला तो एक लाइट वेट व्हीकल चल रहा है और एक हैवी वेट व्हीकल चल रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, 2 स्टोन का है, 1 लाइट स्टोन है, 1 हैवी स्टोन है। ठीक है, दोनों ही केस में क्या होगा, आप देखेंगे कि आपने जब इसको एक्सलरेट करना चालू किया, दोनों को सेम फोर्स F से एक्सलरेट करना, लाइट वेट को भी चालू किया, हैवी वेट को भी चालू किया। हैवी वेट कौन सा, लोडेड ट्रक हो सकता है। लाइट वेट इज छोटा मोटा गाड़ी जो चार सीटर होता है, मारुति 800। अब 800 तो नहीं चलता। अल्टो समझ लीजिए ना, अल्टो समझ लीजिए, आप इंडिका समझ लीजिए, सेंट्रो हो गया, वैगनार हो गया, स्विफ्ट डिज़ायर हो गया, स्विफ्ट हो गया। ठीक है, तो लाइट वेट गाड़ी है, एक छोटी सी गाड़ी है, और एक हैवी वेट गाड़ी है, भरा हुआ ट्रक है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखिए कि इसका मास क्या होगा, m1 मान लेते हैं, इसका मास मान लेते हैं m2 मान लेते हैं। ठीक, ऑब्वियसली m2 जो है वो m1 से बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर लेस देन का साइन लगा रहा हूँ। m1 इज़ लेस देन m2, मतलब ये वाला हैवी है। ठीक, अब क्या है कि हम सेम फोर्स लगाएंगे, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ, समझते चलिएगा। ये एग्जांपल सुनने में तो बहुत आसान लगता है, बट ये क्या है ना, आपको जब सवाल बनाने शुरू करेंगे तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट जितना बढ़िया से आपका क्लियर होगा ना, उतना बढ़िया से आप सवाल कर पाएंगे। ठीक है, लोग इस चीज़ को स्किप करते हैं, इस छोटा मोटा एग्जाम्पल अरे कुछ भी नहीं है इसमें, स्किप करते हैं। बी विथ मी, बियर विथ मी, आप लोग आधे घंटे की बात है, 1 घंटे की बात है, और मैक्स टू मैक्स 2 घंटे की बात है। एक बार आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, आप जीवन भर इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, एटलीस्ट आई विल ट्राई दैट कि आपको हमेशा याद रहे। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, अब फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, राइट। तो अब इसमें आप समझिए बात को, मास को हम कुछ मान लेते हैं, थोड़ा नंबर दिखता है तो आसान दिखता है ना। मान लीजिए m1 की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग, यूनिट में मानते हैं, 100 रख लीजिए, और इसका रख लीजिए, m2 का रख लीजिए 1000 रख लीजिए। अब केजी वेजी में नहीं जा रहे, यूनिट में नहीं जा रहे हैं, मतलब जस्ट यूनिटलेस मान लीजिए, मैग्नीट्यूड मान लीजिए, 100 है, इसका 1000 वेट है। ठीक है, हैवी वेट है भैया। अब फोर्स इक्वल्स टू क्या बोला है कि जो पहला केस है, पहले केस में भी F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 A1, F इक्वल्स टू 1000 A2, A2 इसका एक्सेलरेशन होगा A2, और इसका A1। फोर्स लग रहा है इस पर F, इस पर भी फोर्स लग रहा है F। ठीक है, तो फोर्स सेम लग रहा है। ठीक है, वेट जो है दोनों में, इसका 100 है, इसका 1000 है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर दो चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर एक आ रहा है, F आना है, तो A का वैल्यू जो होगा यहाँ पर ज़्यादा बड़ा होगा, और यहाँ पर जो A2 का वैल्यू है वो कम रखना पड़ेगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको F के बराबर आएगा। ठीक है, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि F का भी वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं F हमारे पास था 2000 रख लेते हैं। ठीक है, F रख लेते हैं 2000। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि फोर्स हमने चूंकि सेम रखा है तो 2000 F को रख लीजिए। ठीक है, ये 100 kg था, ये 1000 kg था। ठीक है, तो A1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, A1 100 से डिवाइड देंगे तो A1 का वैल्यू आ जाएगा 20, A2 का वैल्यू आ जाएगा 2। तो अब ये समझिए कि लाइट वेट में जो है कि सेम फोर्स पे लाइट वेट वाला जो है वो जल्दी स्पीड एक्वायर करेगा। क्यों जल्दी स्पीड एक्वायर करेगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो जीरो वेलोसिटी से कुछ वेलोसिटी तक गया होगा, वो बहुत तेज़ी से गया होगा, क्योंकि सेम फोर्स पर आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन 20 आ रहा है, उसी फोर्स पर ट्रक के लिए एक्सेलरेशन 2 का आ रहा है। मैंने पर सेकंड इसमें 2 मीटर पर सेकंड या 2 किलोमीटर पर आवर इसका जो है स्पीड बढ़ेगा। तो इसका स्पीड कैसे बढ़ेगा, पहला 0 सेकंड पर 0 होगा, फिर 2 4 चिप गया क्या, 2 4 6 8 ऐसा आ जाएगा। लेकिन सेम अगर हम उसके लिए बोले, लाइट वेट के लिए बोले, तो उसका क्या होगा, 0 20 40 60 80 ऐसे उसका स्पीड बढ़ रहा है। उसका स्पीड कैसे बढ़ रहा था, 0 2 4 6 8। ठीक है, तो सेम फोर्स के लिए मास अगर जो हैवियर बॉडी होगा
उसको स्पीड गेन करने में समय लगेगा क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। और लाइटर वाला जो होगा वो उसको स्पीड जो है उसका तुरंत गेन करने लग जाएगा। इतना क्लियर है? ये एग्जांपल सबको ये समझ में आ गया होगा। पहला तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब सेम टाइम में ही उसको हम कोशिश करेंगे क्योंकि बाकी पैरामीटर्स को हम सेम रख रहे हैं, मास को खाली वेरिएट करवाए हैं, राइट। तो हमको अगर v वेलोसिटी चाहिए, v का वेलोसिटी चाहिए कि हम चाह रहे हैं कि भाई इसका ना मोमेंटम भी सेम हो जाए, ठीक है। तो हमको टाइम, ठीक है, हमको जो एक्सेलरेशन देने का जो टाइम है वो पहले केसेस में, लाइट वेट के केस में, उस वेलोसिटी को, जो भी वेलोसिटी हमने सोचा हुआ है उस वेलोसिटी को पहुंचने के लिए कम टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड जल्दी गेन हो रहा है, और दूसरे केस में हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। एक तो ये चीज़। दूसरा चीज़ कि अब जब रोकने की बारी आती है, ठीक है, सेम ट्रक चल रहा है, सेम मान लेते हैं सेम मोमेंटम से चल रहा है, ठीक है, दोनों ट्रक और ये अब अपोजिट फोर्स लगाएंगे उसको रोकने के लिए। तो अपोजिट फोर्स लगाने टाइम पे भी, ठीक है, अगर वेलोसिटी सेम है, मान लेते हैं ठीक है, ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ाने बैठता हूँ ना तो टाइम तो ऐसे पार होता समझ नहीं आते, तीक्ष्ण गर्मी है बस। चलिए अब आप ये समझिए कि दो गाड़ियां हैं, एक लाइट और हैवी। मास तो हम लोग वही मान के चलते हैं जो हमने पहले माना हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ये सेम मोमेंटम से चल रहा है, p, सेम मोमेंटम नहीं, सेम वेलोसिटी से मानिए। v वेलोसिटी से ये भी चल रही है, ये v वेलोसिटी से ये भी चल रही है, ठीक है। ये मतलब जो मैं एक सवाल ले रहा हूँ समझ में आ रहा है उसको। मास हमको पता है m1 m2 m 100 के बराबर है, m2 1000 के बराबर है, दोनों क्या है, v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, दोनों हमारा v वेलोसिटी से चल रहा है। इस केस में क्या होगा कि आप पहले वाले का मोमेंटम कितना आएगा, p1 इक्वल्स टू 100v एंड p2 इक्वल्स टू 1000v। अब आप ये देख के ही बता सकते हैं कि P2 इज ग्रेटर देन P1, मतलब इसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो अगर दो, एक लाइटर गाड़ी और एक हैवियर गाड़ी अगर सेम वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, तो उसको उसमें हैवियर वाले को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा, अपोजिंग फोर्स चाहिए होगा F, इसको भी कुछ चाहिए होगा, इसको F2 मान लीजिए, इसको F1 मान लीजिए। अब आपको ये पता चल जाएगा यहाँ से कि F2 शुड बी ग्रेटर देन F1। क्यों ऐसा हुआ कि अगर सेम वेलोसिटी से दो गाड़ियां चल रही हैं, एक लाइट वेट है, एक हैवी वेट है, तो हैवी वेट वाले को रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली इसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, जो ज़्यादा मतलब सॉरी स्पीड तो सेम ही है, जो ज़्यादा मोमेंटम से आ रहा है उसको रोकने के लिए तो ज़्यादा ताकत चाहिए होगा ना, राइट। ठीक है, और इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, F1 F2 से हमने रोका। अब ये तो दिख गया हमको कि मोटा मोटा एक दिमाग में अनुमान आ गया कि F1 जो है वो F2 से कम होने वाला है क्योंकि वो लाइटर वेट लाइट के लिए बात हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल ये बता दूंगा तो ये भी आपको उसी हिसाब से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैं टाइम ले रहा हूँ इसमें ले रहा हूँ। अब ये तो हमने बता दिया दिमाग से कि हाँ मोमेंटम ज़्यादा है तो F2 शुड बी ग्रेटर देन F1। मैथमेटिकली कैसे बताएंगे? ठीक है, तो F2 की वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ 100,000 A2 1000 A2, और इसका वैल्यू क्या होगा? F1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 100 A1, ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, साइन हटा रहा हूँ क्योंकि हम मान के चल रहा अपोजिट में लग रहा है इसलिए मैंने माइनस लिख दिया, लेकिन अब मैं समझने के हिसाब से मैं साइन को भी हटा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी करना अपने को यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये समझिए कि भाई साहब ये बोला कि आप ना इसको सेम टाइम में लेकर के आओ, सेम टाइम में रोक के दिखाओ, ठीक है। सेम टाइम में रोक के दिखाओ मतलब आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है कि 100 वी के मोमेंटम से ये छोटी वाली गाड़ी चल रही थी और ट्रक चल रहा था 1000 वी के मोमेंटम से, ठीक है। अब बोल रहा है कि सेम टाइम में इसको रोक के दिखाओ, तो फोर्स किस में कितना लगेगा सो बताओ। तो सेम टाइम मान लेते हैं, टी टाइम में हमने दोनों को रोक दिया,
ठीक है। अब टी टाइम में रोका तो इसको ज़्यादा फोर्स लगेगा, ये हमको बताओ, तुम कैसे बताओगे ये चीज़। ये हमसे पूछ दिया किसी ने, तो हम बोलेंगे कि भाई F1 इक्वल्स टू 100। अब A1 को क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियसली ये माइनस निकल के आएगा, अपॉन टाइम हमको पता है t। यहाँ पर क्या हो जाएगा, F2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000 तो पहले उसका मास ही है, A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। अब यहाँ से आप देखिए कि सेम टाइम में बोला कि भाई ट्रक को भी रोक के दिखाओ, उसको भी रोक के दिखाओ, दोनों सेम वेलोसिटीज चल रहा था, तो सेम वेलोसिटीज चल रहा था तो उसका मोमेंटम हमने पता कर लिया। ठीक है, मोमेंटम हमने पता कर लिया, तो हमने बोला कि यार फोर्स इसमें ज़्यादा लगेगा, कैसे ज़्यादा लगेगा मैथमेटिकली बताओ। तो हमने फोर्स बताया कि फोर्स F1 इक्वल्स टू 100 उसका वेट इंटू एक्सलरेशन A1, F2 इक्वल्स टू उसका वेट इंटू एक्सलरेशन A2। ठीक है, F1 और F2। अब बोला कि सेम टाइम टी में उसको रोक के दिखाओ, तो हमको क्या पता है कि फाइनल वेलोसिटी हमको पता है, रोका है तो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी चल रही थी, v से चल रही थी, ये भी 0 पे जाएगा और ये भी v से जाएगा, और ये टी टाइम, दोनों के लिए टाइम बोला है कि सेम। तो अब ये देखेंगे ये पार्ट तो कांस्टेंट हो गया, ये पार्ट तो दोनों में सेम है, कांस्टेंट नहीं हो गया, दोनों में सेम है। ठीक है, एंड यू सी दैट इस F2 में चूंकि ये वाला पार्ट सेम हो गया, तो डिसाइड कौन करेगा बड़ा है छोटा, ये पार्ट डिसाइड करेगा, तो ऑब्वियसली F2 इज ग्रेटर देन F1। ठीक है, ये एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखिए जो मैंने बताया आपको, क्योंकि ये आगे काम आएगा आपके, जब हायर लेवल के सवाल बनाएंगे तो बेसिक जो चीज़ें होती है वो काम आता है। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्या उसमें रॉकेट साइंस लिख के भेजा है, मैंने रॉकेट साइंस नहीं है बट जो भी लिखा है कुछ अगर पॉइंट छूटा हुआ तो वही बता दूंगा मैं। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, दोनों ही सेम चीज़ पे है। यहाँ पे क्या बोला है कि लाइट वेट और हैवी वेट को व्हीकल को आपने ले लिया, आर पार्क्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, वी ऑल नो दैट मच ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू पुश द ट्रक देन द कार टू ब्रिंग देम टू सेम स्पीड इन द सेम टाइम। ठीक है, चलिए ये वाला जो मैंने बताया उसमें सेम स्पीड और सेम टाइम नहीं लिया था, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको क्लियर कर लेते हैं, ये तो समझ में आ ही गया है, मिटाना नहीं चाह रहा था मैं, बट ठीक है, आपको चाहिए तो 2 मिनट पीछे चले जाइए, आपको तो दिख ही जाएगा। ठीक है, मैं स्लो लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये आप समझेंगे नहीं तो आपके लिए सवाल बनाना थोड़ा सा टफ हो सकता है, ऐसा लगेगा कि मतलब मैकेनिक्स वगैरह का सवाल बहुत आसान है, बट फंस जाएंगे आप। चलिए क्या बोला है, वैसे ये जितना मैंने बताया उसे समझ जाना चाहिए आपको, बट अगर जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्या बोल रहा है। We all know that much greater force is needed to push the truck than the car to bring them to same speed and same time। तो इसमें ये बोल रहा है कि स्पीड को हमने पहले ही बोला था कि आपको सेम रखा है, ये छोटा वाला गाड़ी है अपना और ये बड़ा वाला गाड़ी है अपना। ठीक है, इसमें फोर्स कुछ लग रहा होगा F1, इसमें फोर्स कुछ लग रहा होगा F2। ठीक है, इसको मूव करने के लिए ये बोला है कि टी टाइम में आप इसको v के वेलोसिटी पर लेके आइए, टी टाइम में इसको v के वेलोसिटी पर लेके आइए। अब बताइए F1 बड़ा होगा या F2 बड़ा होगा। ठीक है, मास मान लीजिए इसका M1 हमने माना था 100 सॉरी 1000 लिख दिया, और M2 माना है 1000। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, F1 इक्वल्स टू 100। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो फोर्स फाइनल वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी अटेंड करना है 0 वेलोसिटी से क्योंकि रुकी हुई थी गाड़ी, और टी टाइम में अटेंड करना है। सेम इसके लिए मास v वेलोसिटी अटेंड करना है 0 वेलोसिटी से, रुकी हुई थी ये भी टी टाइम में। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड वाला जो पार्ट है, ब्रैकेट वाला जो पार्ट है, वो दोनों में सेम है, तो जिसका वेट ज़्यादा उसका दबदबा ज़्यादा है और उसको चलाने के लिए, उस स्पीड पर उस टाइम टी टाइम में पहुंचाने के लिए अपने को ज़्यादा फोर्स लगेगा। आपको ये मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली तो ये सामने लिखा ही हुआ है, मैथमेटिकली भी मैंने आपको दिखा दिया है। सिमिलरली अ ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप अ हैवी बॉडी देन अ लाइट बॉडी इन द सेम टाइम इफ दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक ठीक, अब एक आध पॉइंट में एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ तो वो समझते चलिए। अब यहाँ पर सेम चीज़ है, 2 स्टोन जो है, एक लाइट है और एक हैवी है, उसको ड्रॉप किया गया हुआ टॉप ऑफ द बिल्डिंग से। ठीक है, अ पर्सन जो है ग्राउंड पर खड़ा है, तो उसको कैच करने में जो लाइटर वाला स्टोन है उसको आसानी होगा हेवियर स्टोन के कंपैरिजन में। ठीक है, क्यों आसानी होगा, द मास ऑफ द बॉडी इज दस एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट
क्यों आसानी होगा? ऑब्वियसली जो जिसका मास होगा उसका फोर्स ज़्यादा होगा। अभी फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो बता ही चुके हैं हम लोग। अब ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है, ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? ये छोटा पत्थर है या बड़ा पत्थर है, इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा? इसका मास इंटू जी का एक्सेलरेशन एम जी से ये गिर रहा होगा, एम जी फोर्स से ये गिर रहा होगा। ये किससे गिर रहा होगा? ये भी एम जी से गिर रहा होगा। इसको m2g मान लीजिए, इसको m1g मान लीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली m2 इज ग्रेटर देन m1, इस पर क्या है? फोर्स ज़्यादा है, इस पे ग्रेविटी के कारण फोर्स ज़्यादा बन रहा है। एक्सेलरेशन दोनों पर सेम है, स्पीड भी सेम अटेंड करेगा। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर ऊपर से कोई फ्री फॉल में आता है तो चाहे हल्का हो या हैवी हो, ठीक है, उसको टाइम सेम लगेगा ग्राउंड पहुंचने के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों केस में सेम है। एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है कि पर सेकंड आप कितना वेलोसिटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो हम डिफाइन करते हैं, उसको पर सेकंड जितना वेलोसिटी ऐड करते हैं उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब ऊपर से आपने हल्का चीज़ गिराया, भारी चीज़ गिराया, तो दोनों सेम ही टाइम में नीचे पहुंचेंगे। क्यों सेम टाइम नीचे पहुंचेंगे? क्योंकि दोनों का वेलोसिटी भी सेम होगा, क्योंकि उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है तो वेलोसिटी सेम अटेंड करेगा, ठीक है। लेकिन फोर्स से फर्क पड़ता है, क्योंकि फोर्स में मास का भी फैक्टर कैलकुलेट हो जाता है। वेलोसिटी को अगर इंक्रीज डिक्रीज करना है तो एक्सेलरेशन से मतलब है उसको, ठीक है। लेकिन अगर फोर्स को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो मास को भी कम ज़्यादा कर देंगे तो भी उससे भी ये हो सकता है। वेलोसिटी से तो सॉरी एक्सेलरेशन से तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, लेकिन मास से कम ज़्यादा से भी फोर्स में अंतर आ जाता है। तो ऑब्वियसली जो हल्का स्टोन है उसको जब वो लपकेगा, मतलब कैच करेगा, तो उसको कम फोर्स मिलेगा, मतलब हैंडल करने के लिए। और जो हैवियर स्टोन होगा उसके लिए उसको हैवियर फोर्स फील आएगा, हाथ पे कैच करेगा तो ऑब्वियसली जब हिट करेगी वो तो फोर्स से हिट करेगी, क्योंकि उसके पास मोमेंटम है, ठीक है। तो मोमेंटम ज़्यादा किसका होगा? मोमेंटम अगर देखा जाए तो P2 इक्वल्स टू M2, ठीक है, V सेम वेलोसिटी सेम होगी, और P1 इक्वल्स टू M1 V वेलोसिटी सेम होगी। तो ऑब्वियसली M2 जो है M1 से बड़ा है, क्योंकि स्टोन बड़ा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो जब वो कैच करने जाएगा तो उसको फोर्स और मोमेंटम दोनों ही ज़्यादा मिलेगा हैवियर स्टोन के केस में, ठीक है। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो कि सेम बिल्डिंग से गिराते हैं, मतलब सेम बिल्डिंग से अगर एक हैवियर को गिराते हैं ऑब्जेक्ट को, एक लाइटर ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, ठीक है, और दोनों सेम टाइम में और सेम वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी, तो ये आगे भी आएगा। बट मैं एक बार फिर आपको ये चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा मतलब एलाबोरेट करके इस चीज़ को। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग से हमने एक छोटा स्टोन गिराया, एक बड़ा स्टोन गिराया, ठीक है। अब ये समझिए कि ये जीरो स्पीड से यहाँ पर हिट कर रही है एक v के स्पीड से। अभी हम v1 मान लेते हैं इसको, ये भी जीरो से निकली है और ये हिट कर रही है इसको v2 से। अभी अलग अलग मान लेते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि भाई मैं जो पहले बोल रहा था वो गलत है, ठीक है। हम तो ये प्रूव करके रहेंगे कि जो हिट की है ज़मीन को वो v2 से हिट किया, v1 से हिट किया, एंड v2 इज़ ग्रेटर देन v1, ठीक है। अब आप इसका ये बताइए कि इसकी v1 की वैल्यू क्या होगी? v1 इक्वल्स टू v1 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, मान लेते हैं टाइम t1 लगता है, इसको मान लेते हैं टाइम t2 लगता है, ठीक है। अभी v1 की वैल्यू क्या होगी? v1 की वैल्यू होगी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, या v इक्वल्स टू v0 प्लस ए टी। तो v0 क्या था? 0 था, प्लस ए टी क्या है? g है। मैं साइन अभी नहीं मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ माइनस लगना चाहिए, मैं साइन नहीं लगा रहा हूँ अभी। 81, तो v1 इक्वल्स टू सीधा हम बोल सकते हैं कि GT1 हो गया। v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? GT2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है? जब इतना समझ में आ रहा है तो अब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि v1 इज़ प्रोपोर्शनल टू t1, v2 इज़ प्रोपोर्शनल टू t2, ठीक। मतलब कि ये वाले पार्ट को आप हटा सकते हैं। अब इस वाले पार्ट को देखिए, जो मैंने रिलेशन आपको बताया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले को, इसमें कहीं से भी मास आ रहा है क्या? कि कहीं से भी मास आ रहा है कि जो हैवी है क्या वो इसमें कहीं हमको दिख रहा है कि हैवी वाले जो वैल्यूज़ हैं उनको हम कहीं कंसीडर कर रहे हैं? अब v1 t1 और v2 t2 देख के आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसमें से हैवी कौन सा है, क्योंकि इसमें मास आ ही नहीं रहा है। तो मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा, द ऑब्जेक्ट गेन्स इट्स स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, उसको मास से कोई मतलब नहीं है,
ठीक है। स्पीड जो गेन करने का उसका जो क्षमता है उसका मास से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब ये जो हम ट्रक वाला एग्जांपल वगैरह देखे थे उसमें फोर्स जो था वो फोर्स अलग अलग था। यहाँ पर फोर्स का जो ग्रेविटी मतलब एक्सलरेशन है वो सेम है, ठीक है। वहाँ पर फोर्स जो था चाहे तो हमने फोर्स को सेम रखा था या फिर हमने वेलोसिटी को सेम और टाइम को सेम रखा था। तो एक वो केस था ना जिसमें हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे, वो एक बड़ा ट्रक एक छोटा ट्रक की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इस पर मान लीजिए एफ फोर्स लगा, इस पर भी एफ फोर्स लगाया, तो फोर्स दोनों केसेस में हम सेम मान रहे थे, इसलिए उसका एक्सलरेशन अलग लगा रहा था, इसलिए वो वेलोसिटी अलग अलग अटेंड कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फोर्स में तो एक्सलरेशन ही तो है जो वेलोसिटी बढ़ाती है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि इससे कोई मतलब नहीं है कि स्टोन का वेट क्या है, वो वेलोसिटी जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल है। जितना देर वो हवा में होगा उतना देर वो उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर सेम हाइट है तो दोनों आप देखेंगे कि v1 इक्वल्स टू v2 आएगा, t1 इक्वल्स टू t2 आएगा। अभी के लिए ये मान के चलिए, जब ये एक्चुअल इसका कॉन्टेक्स्ट आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा टॉपिक से भी भटक गए हैं और ज़्यादा बता दूंगा तो वो भी दिमाग में हलचल होने लग जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि स्पीड इज अनदर पैरामीटर। अब स्पीड और का एग्जांपल है कि अभी हमने क्या किया था, वेलोसिटी को सेम रखा था, अब हम क्या करेंगे स्पीड को सेम रखेंगे। वेलोसिटी को सेम रखा था, अब हम क्या करेंगे मास को सेम रखेंगे और स्पीड को वेरिएट करवाते हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया दोस्त? 36 मिनट हो गया। चलिए ये पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। बस 4-5 मिनट लगेगा। ये पार्ट जो दूसरा पार्ट है ना, मतलब वेलोसिटी को वेरिएट करवाएंगे और मास को सेम रखेंगे। अब मास को सेम रखेंगे तो एक ही टाइप का चीज़ लेंगे। पहला एग्जांपल क्या लिया है, मास को सेम मान लिया है, ठीक है। मास को सेम मान लिया है तो पहला एग्जांपल ये गन का लिया है, ठीक है। स्पीड इज अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन। ना बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन, तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपने पहली बार जो बुलेट फायर किया वो P1 इक्वल्स टू एम V1 से किया, और दूसरी बार आपने जो बुलेट फायर किया वो P2 इक्वल्स टू एम V2 से फायर किया। मैंने V2 से फायर किया, दूसरी बार पहली बार V1 से फायर किया, दूसरी बार V2 से फायर किया ना। यहाँ पर ये पहले बोल चुका है कि V1 इज़ ग्रेटर देन V2, मतलब जो फर्स्ट केस है उसमें स्पीड ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट केस है स्पीड इसमें ज़्यादा होगा, तो आप ये देख सकते हैं कि फोर्स इसको रोकने के लिए भी ज़्यादा लगेगा। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना, m फाइनल स्पीड 0 माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन t टाइम में। सेम टाइम में अगर आप रोकते हैं और इसको कितना फोर्स लग जाएगा, इसको F1 मान लीजिए, इसको F2 मान लीजिए, ठीक है। m सेम ही है 0 माइनस V2 अपॉन t, ठीक है। तो ये सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। पहला वाला पार्ट जो है ये m और t तो कॉमन है, ठीक है। m और t को हमने ये कर दिया। V1 चूँकि ज़्यादा बड़ा था इसलिए फोर्स भी हमको नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? उस वाले केस में क्या था कि ब्रैकेट वाला पोर्शन सेम हो गया था, तो मास जो है जिसका ज़्यादा होगा उसका फोर्स ज़्यादा होगा। अभी मास सेम है तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा रोकने में, ठीक। ये उम्मीद है कि मैंने जो बताया है उसी का थोड़ा सा बस वेरिएशन वाला है। आप ये पढ़ के देखिए, आपको ये पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ दस फॉर अ गिवन मास द ग्रेटर द स्पीड द ग्रेटर इज द अपोजिंग फोर्स नीडेड टू स्टॉप द बॉडी इन सर्टेन टाइम, ठीक। वही चीज़ लिखी हुई है। ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम इन अ गिवन टाइम द ग्रेटर इज द फोर्स दैट नीड्स टू बी अप्लाइड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है इसका, mv1 जो है वो ज़्यादा था, ठीक है। mv1 वाज p1 वाज ग्रेटर देन p2 क्योंकि v1 वाज ग्रेटर देन v2, ठीक है। तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, ये चीज़ बनना चाह रहा है, ठीक है। क्रिकेट बॉल वाला देख लीजिए, सेकंड एग्जांपल क्रिकेट बॉल वाला है, ठीक है। क्रिकेट बॉल वाला क्या है कि एक बॉल है जो ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, एक बॉल है जो कम स्पीड से आ रहा है, ठीक है। मास दोनों केसेस में सेम है, तो ज़्यादा स्पीड से जो आ रहा है उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जो कम स्पीड से आ रहा है उसको रोकने के लिए आपको कम फोर्स लगेगा। अब आप ऐसा समझिए ना कि एक क्रिकेट तो आपने देखा होगा ना, क्रिकेट में क्या होता है थोड़ा एज लग जाता है, जो सॉफ्ट डिस्मिसल बोलते हैं, तो एज लग गया, हल्का सा बॉल उठ के गया, ज़्यादा स्पीड नहीं है उसके पास, वेट तो उस दोनों में केस में सेम ही होगा, दूसरा केस जो मैं बताऊंगा। बट पहले केस में क्या है कि उसके पास वेलोसिटी कम होगा तो उसको कैच करने में आसानी होगी, लल्लू से कैच मिल जाता है, वो खुश हो जाता है, उछलने लग जाता है प्लेयर सब ठीक है। और दूसरा केस क्या है कि उसने
शॉट तेज शॉट मारा, या फिर जस्ट एज लगा और स्लिप में गया। स्लिप में भी बहुत तेज में बॉल जाती है ना, मतलब जो फास्ट बॉलर्स होते हैं जो एज लगता है स्लिप में बहुत तेज में जाता है। मैंने आपका रिएक्शन टाइम जो भी स्लिप में खड़ा है ना, उसका रिएक्शन टाइम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो देखा और तुरंत रिएक्ट नहीं किया तो बॉल ऊपर से पार हो जाएगा, उसके बाद उसका हाथ ऊपर जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि बॉल अचानक से पार हो गया, उसके बाद हाथ ऊपर जा रहा है रिप्ले में। तो वो क्यों होता है? क्योंकि रिएक्शन टाइम उसका धीरे था, तो वो बॉल नहीं डूब पाया, वो कैच नहीं कर पाया। तो उसको कैच करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा, ठीक है। बाउंड्री पर कोई कैच कर रहा है, उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए, क्योंकि बॉल ऊपर से आ रही है, तो वो ग्रेविटी के से हेल्प से वो ज़्यादा स्पीड में होगा, ठीक है। तो ये नए नवेले जो कैच करने वाले आ जाते हैं ना, कि भाई बहुत ऊपर से कैच आ रहा है, बहुत ऊपर से कैच आ रहा है, ठीक है, और वो सीधा इसमें रोकेगा कि भाई सीधा मैं कैच कर लूँ, तो वो कैच नहीं कर पाता है, कभी कभी छिटक जाता है हाथ से। और जो उसको थोड़ा पीछे तक आने देता है कि व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप उसको अपोजिंग फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा अपोजिंग फोर्स लगा देंगे तो बॉल क्या होता है, छिटक जाता है। जब आपने सोचा कि मैं हाथ रोक के ही कैच ले लूँगा बहुत ऊपर से जो बॉल आ रहा है, तो क्या होता है कि ये जो अपोजिंग फोर्स लगाता है ना उसको रोकने के लिए, ठीक है, तो वो जब तक वो हाथ बंद करेगा उससे पहले वो बॉल निकल जाता है। और वही आप देखेंगे जो पीछे लेकर के आता है, तो उसको धीरे धीरे स्लो होने दिया, और फिर उसको उतना टाइम मिल जाता है कि आप बॉल को आराम से उसको ये लॉक कर सकें, ठीक है। जो ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं कि भाई मैं तो यहीं कैच ले लूँगा, तो उसमें क्या होता है कि फोर्स इधर से जो उसको रोकने के लिए लगाते हैं, और जो हैंड का क्लोजिंग टाइम है वो मैच नहीं कर पाता, बॉल निकल जाता, तब हाथ देखेंगे, अब देखेंगे बॉल निकल गया तब हाथ बंद कर रहा है, अरे भाई लड्डू तो गिर गया तुम्हारे हाथ से, ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं। एक छोटा सा एक और ये है, इसको देख लेते हैं और फिर इसको हम लोग ये क्लोज करते हैं। द कंक्लूजन इज क्लियर, फोर्स नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द चेंज इन मोमेंटम बट ऑल्सो ऑन हाउ फास्ट द चेंज इन इज ब्रॉट अबाउट। कितना तेज़ी से आप लाना चाहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा मोमेंटम होगा तो ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा, और आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा मैंने मोमेंटम है उसको कम टाइम में हम जीरो कर दें, तो उसके लिए भी फोर्स ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। सेम चेंज इन मोमेंटम ब्रॉट अबाउट इन शॉर्टर टाइम नीड्स अ ग्रेटर अप्लाइड फोर्स। वही मैं बता रहा था आपको, ग्रेटर इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ग्रेटर इज द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। ये राइम बन गया, ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे आगे बढ़ता है चीज़। मतलब मुझे लगा था कि मुझे एक लेक्चर में ही हो जाएगा, लेकिन ये तीसरा लेक्चर ख़त्म हो चुका है और आई एम स्टिल नॉट ओवर विद दिस पार्ट। सेकंड लॉ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, अब अपने पास कितना टाइम है? 3 मिनट है। 3 मिनट का छोटा सा एक स्टोरी बताता हूँ। तो हुआ क्या, मतलब मैं 2014 बैच पास आउट हूँ NIT दुर्गापुर से, ठीक है। और 2008 में मैंने मतलब अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी, 10th लेवल, 12th लेवल 10 में, और फिर उसी साल मेरा NIT में हो गया। आई डिडंट वेट फॉर IITs, ठीक है। मैंने बोला चलो चलते हैं, हो गया है तो चल देते हैं, क्या पता अगली बार हो भी ना, ठीक है। वो एक डर बना रहता है, असमंजस बना रहता है, क्योंकि यू वर्क हार्ड, तब जब आपको ऐसा होता है कि भाई मिल रहा है तो वो ले लो, ठीक है। नहीं अगर छोड़ोगे तो हो सकता है अगले साल ये भी ना मिले, तो ये डर से मैंने वो ले लिया, ठीक है। तो जो मेरा इसका सफ़र था ना, मतलब कॉलेज का, तो हुआ क्या कि मैं कोटा से समवेयर अराउंड मार्च एंड में, 2010 के मार्च एंड में, ठीक है, बोर्ड्स कंप्लीट करके मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैं लक्ष्मी नगर में था, मेरे भैया वहाँ कुछ तैयारी कर रहे थे, तो उनकी ही हॉस्टल में मैंने एक दूसरा रूम ले लिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अपना एक रूम का सेटअप था, ठीक है, और उनके पास अपना एक रूम का सेटअप था। तो मैंने बोला कि चलो एक अलग ही रूम लेते, खाते पीते तो फिर खैर साथ में ही थे। तो हम लोग, मैं लक्ष्मी नगर में 1 महीने लगभग लक्ष्मी नगर में था। तो वहाँ से मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, NIT का एग्ज़ाम दिया, IIT का एग्ज़ाम दिया, मतलब AIEEE होता था उस टाइम पे, IIT JEE होता था, सॉरी IIT JEE प्री होता था, ठीक है। तो IIT JEE प्री दिया, और फिर ये दिया, VIT वेलोर का भी एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। बिट्स पिलानी का भी दिया था, और एक आध कोई था। मैंने 4-5 कॉलेजेस का दिया था, प्राइवेट कॉलेज मैंने ज़्यादा भरा नहीं था। मैंने बोला कि इतने में नहीं हुआ तो फिर आई विल सेट फॉर द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ये मेरा अपना क्लियर कट दिमाग में आइडिया था, और चूँकि उसमें हो गया, उतने चारों में अगर किसी में हो गया तो मैं चला जाऊँगा, ऐसा दिमाग में सेटअप था। IIT का एग्ज़ाम देने गया, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सीखते चलिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मेरे एक्सपीरियंस आपको काम आ सकता है। हुआ क्या ना कि मार्च के टाइम में बोर्ड एग्ज़ाम्स हुआ, फरवरी मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम्स होने लग गया था 2010 के, 12th का बोर्ड जो होता है। तो उस टाइम पर मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में तो ठीक है, मैंने ठीक ठाक अपना पढ़ के गया, अपना वो क्या बोल डेरिवेशन वगैरह प्रैक्टिस करके गया था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन हुआ क्या ना कि एग्ज़ाम से मोटा मोटी 10 दिन, 10 नहीं बोलूँगा मैं, 20 दिन पहले बोलूँगा,
ठीक है। 20 दिन पहले काफ़ी मैं प्रेशर में था, यू नो व्हेन यू स्टे अलोन, और तुम मतलब 15-16 साल के 16-17 साल के एक लड़के हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है, ठीक है, और उसको समझ नहीं आता कि प्रेशर को हैंडल कैसे करूं। तो उस प्रेशर को मेरे को भी उस टाइम पे हैंडल करने नहीं आया, ठीक है। और मैं पढ़ते जा रहा था। मैंने वहाँ पे कुछ काम था नहीं, कोटा में एक रूम था मेरा तलवंडी सर्कल के आसपास। तलवंडी सर्कल तो थोड़ा दूर हो गया, तो वो एक मोदी करके हॉस्टल था, उसके पीछे ही था, मैंने इमानुअल स्कूल के आसपास ही मेरा घर था, ठीक है। तो वहाँ पर मैं था गार्डन के पास में, तो उस पर प्रेशर को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो ये मैं अब जब सोचता हूँ तब पता चलता है कि मैं उसमें वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा था, और वो चढ़ता गया। तो दो इनके ना रेजोनेंस का 2 मॉक टेस्ट होता था। तो पहला जो मॉक टेस्ट था तो उसमें मेरा बहुत बढ़िया नंबर आया, मतलब ऐसा लगा कि मेरा आईआईटी में हो जाएगा, ठीक है, सही चल रहा था सब कुछ। मैं जैसे मैं एग्ज़ाम दे के आया, रिजल्ट ठीक ठाक आया, फिर मैं आगे ना प्रैक्टिस पे लग गया कि अब तो प्रैक्टिस का ही टाइम था ना, थ्योरी पढ़ने का टाइम थोड़ी था फिर मार्च के टाइम में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम था। आई थिंक 25-26 अप्रैल के आसपास 8 ही था, और 11 अप्रैल के आसपास आईआईटी का एग्ज़ाम था, 15 दिन का गैप था। और ये जो मैं अभी आपको टाइम बता रहा हूँ समवेयर अराउंड 5-10 मार्च के आसपास का टाइम है। अभी 1 महीने बाद जस्ट मेरा आईआईटी का एग्ज़ाम है, और पहला जो मॉक टेस्ट हुआ है बहुत बढ़िया मेरा गया है, मतलब स्कोर अच्छा आ रहा है। तो मान के चलते हैं कि रेजोनेंस में जो स्कोर करते थे ना, उससे आपको ज़्यादा ही मार्क्स आईआईटी में आता था। बट उन दोनों एग्ज़ाम के बीच में मैं जो है मेरा ये थोड़ा ये बिगड़ने लग गया, वो मेरे सर में दर्द उठा, और अचानक से मेरे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, अचानक से। मतलब अभी पहला एग्ज़ाम दिया हूँ, बहुत अच्छा आया है, और मैं प्रैक्टिस करते करते अचानक से एक दिन सर में थोड़ा पेन उठा पीछे साइड, और फिर वो मेरे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं देना चाह रहा हूँ, मेरा अंदर से आ रहा है, लेकिन मैं वो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। समथिंग वॉज स्टॉपिंग मी, ठीक है। तो वो प्रेशर था जो मेरा थॉट प्रोसेस को ओवरकम कर रहा था, मैंने ओवरकम नहीं, उसको काबू कर रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर सीन था। तो उसके बाद मैंने आईआईटी एग्ज़ाम दिया, मतलब दूसरा मॉक जो एग्ज़ाम दिया वो बहुत, मतलब उसमें इतने बढ़िया मार्क्स नहीं है, मतलब सीधा मेरा पहले में मान लो 150 स्कोर था, 160 स्कोर था, तो दूसरे में मेरा सीधा स्कोर 120 के 115 चला गया। मैंने बोला ये क्या हुआ? तो उससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ होने लग जाता है, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ से दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैंने रूम सेट किया, और आईआईटी का जो लास्ट पार्ट का जो तैयारी था वो मैंने शुरू कर दिया। आई थिंक आईआईटी का एग्ज़ाम मैंने दिल्ली में ही दिया था क्या? हाँ, दिल्ली में ही दिया था। प्रीति विहार में सेंटर पड़ा था मेरा, दयानंद पब्लिक स्कूल कुछ करके था, वहीं मेरा सेंटर था, ठीक है। चलिए मैं इसको अब आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा कि हमें एग्ज़ाम से आगे का सफ़र, और फिर कॉलेज के सफ़र में भी चलेंगे, एक लंबा सफ़र है, चलते चलेंगे साथ में। चलो, क्योंकि टाइम हो चुका है अब, चलिए बाय, टाटा।